हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इको विजनर एंड आज देखते हैं हम सप्लाई चैप्टर की क्लास 2। सीक्वेंस में ही सारे टॉपिक्स करने हैं, तो जो लास्ट क्लास अगर किसी ने अभी ना देखी हो तो पहले 1 देखना, और उसमें भी ये सारे टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे मैंने बताया था पहले भी, डिमांड, सप्लाई और इसके बाद आएगा मार्केट इक्विलिब्रियम। सीक्वेंस में सारे करने हैं। तो सप्लाई का आगे हम देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंसेस देखे थे कुछ, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, लॉ ऑफ सप्लाई। बड़ा ही सिंपल है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में होता ना, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशन। अगर प्राइस बढ़ेगा, ये पुरानी बातें ही हैं, बस थोड़ा सा इसमें एजम्पशंस वगैरह हम ऐड कर देंगे, बाकी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं ये बातें ऐसी। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी। मान लो ये प्राइस बढ़ा, ये क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी, 1 2 3 100 200, आगे लिख सकते हो 300 ऐसे। तो ये हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यही लॉ ऑफ सप्लाई कहता है, इट सेज कि प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज, बट अदर थिंग्स शुड रिमेन कांस्टेंट। प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज when other things remain constant। लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें पढ़ी थी जिससे सप्लाई कर्व या राइट शिफ्ट हो रहा था या लेफ़्ट शिफ्ट। तो ऐसी बातों को हम अभी कांस्टेंट मानते हैं, जिसे हम बोलते हैं एजम्पशंस। यानी ऐसी बातें जो कर्व को राइट लेफ़्ट शिफ्ट करती हैं, उन्हें अभी हम चेंज नहीं कर रहे। तो लॉ में प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी सप्लाइड ऐसे बढ़ती है। तो क्या थी वो चीज़ें, देखो आपको भी याद होंगी। गवर्नमेंट के टैक्सेस, सब्सिडीज़, ये सब कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं हुआ इनमें। कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ अदर गुड, जो प्रोड्यूसर और चीज़ें बना रहा है वो उनके रेट वगैरह। तो अगर ये सब कांस्टेंट है तो ऐसा होगा, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है। आगे देखते हैं। अब एक्सेप्शंस कुछ हैं, मतलब कहाँ पर ये लॉ काम नहीं करता। तो पहला, जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स, लॉ कहता है अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा देंगे। अब मान लो हम बात कर रहे हैं टिम्बर की, कोई लकड़, पर्टिकुलर टीक, टिम्बर, ये सब, इसके रेट मान लो रातों रात डबल हो गए। पर रातों रात इनकी क्वांटिटी को हम डबल नहीं कर सकते, क्योंकि पेड़ को उगने में, बड़ा होने में टाइम लगता है। तो ये चीज़ें कुदरत के हाथ में है, इनकी क्वांटिटी सप्लाइड एकदम से हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही पेरिशेबल गुड्स, जो मैं सिंपल हिंदी बोल रहा हूँ, चाहो तो पॉज करके वो लिख भी सकते हो। एक बार चीज़ समझ आ जाती है तो उसके बाद फिर स्टडी मटेरियल की, बुक की भी, कोई भी लैंग्वेज देखोगे फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। पेरिशेबल गुड्स, अब मान लो प्राइस कम हो गए तो लॉ तो कहता है क्वांटिटी को कम करो। पर रियल लाइफ में प्रोड्यूसर अगर पेरिशेबल गुड बना रहा है, यानी जो फटाफट ख़राब हो जाने, जिसकी एक्सपायरी डेट जल्दी होती है, कुछ दिनों की होती है, तो उसका मान लो मिल्क प्रोडक्ट है, प्राइस कम भी हो गया तो भी वो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड कम नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको अगर संभाल के ज़्यादा दिन अपने पास रखेगा तो फिर तो पूरा ही लॉस हो जाएगा। तो इसमें वो कम प्राइस पे भी जो माल है वो बेचना चाहेगा, खाली करो सारा माल जो है, तो लॉ काम नहीं करता। वैसे ये मेन सिलेबस एक्सेप्शन है नहीं, पर कुछ स्कूल वाले करवा देते हैं, तो इसलिए मैंने सेफ्टी में एक्स्ट्रा बताई हैं। ऐसे एक आध और भी चीज़ें हो सकती हैं कुछ। मान लो कोई रेयर आर्टिकल्स हैं, पुरानी रेयर पेंटिंग्स हैं, कोई एंटीक पेंटिंग्स, पुराने 100-200 साल पहले किसी पेंटर ने या किसी खास जने की कोई एंटीक सामान है, राजा महाराजाओं का, उनके प्राइस जितने मर्जी बढ़ा दो, पर हम उनकी क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा
नहीं सकते क्योंकि वो पुरानी चीज़ें हैं। तो ये हो गया हमारा जहाँ लॉ काम, एक्सेप्शन मतलब नहीं काम कर पाता। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा रिलेशन टाइम एंड सप्लाई। इसमें हम लोग 3 टाइम पीरियड्स में समझाएंगे। अब देखो, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले तो 2 टाइप के जो हमारे इनपुट्स हैं वो समझने पड़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा रफ वर्क करा देता हूँ। एक तो होते हैं हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स, यानी जिनको हम इतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं करते, जैसे लैंड, मशीन, इसको टाइम लगता है इंक्रीज़ करने में। और एक होते हैं हमारे, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, वेरिएबल फैक्टर्स। ये मैं बात कर रहा हूँ हमारे इनपुट्स की, जो बिज़नेस में इनपुट्स लगते हैं मोटे मोटे, उन्हें हम 2 टाइप्स के बोलते हैं। फिक्स फैक्टर यानी जो काफ़ी टाइम के बाद ही हम इंक्रीज़ करते हैं, लैंड, मशीन। वेरिएबल फैक्टर्स लाइक लेबर। लेबर को हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर क्योंकि वो इजीली इंक्रीज डिक्रीज़ हो सकता है। तो ये 2 इनपुट्स हमारे लगते हैं। ये तो हो गया रफ वर्क। अब मैं अपने इस पार्ट पे आऊँ, वेरी शॉर्ट टाइम, यानी उन्होंने बहुत कम टाइम दिया। जो बायर है वो मुझे बहुत कम टाइम दे रहा है, यानी ये तो वैसे ही भूल जाओ कि मैं बढ़ा दूँगा इतनी जल्दी, वो ये बढ़ाने का भी टाइम नहीं दे रहा। मान लो बंदा लेबर का इंतज़ाम करने गया लेबर चौक से, कहीं किसी कॉन्ट्रैक्टर से, एजेंट से, तो इतना टाइम भी मेरे को नहीं दिया। उन्होंने कहा फटाफट माल बना के दो। तो हमने कहा भी नहीं हो सकता, जितने मेरे पास इस वक्त गोडाउन में माल पड़ा है, मान लो 1000 पेन, तो वो 1000 पेन ही रहेंगे वेरी शॉर्ट टाइम में, क्योंकि माल बढ़ाने का उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। ये तो वैसे ही नहीं बढ़ते इतनी आसानी से, और ये भी हम नहीं बढ़ा पाए लेबर। जो माल है वो ही रहेगा। हेयर वी कैन neither इंक्रीज फिक्स फैक्टर, ना तो पहले वाले बढ़ा पाया मैं ये सब, नॉर वेरिएबल फैक्टर। सो सप्लाई रिमेन्स फिक्स्ड। जो सप्लाई है वो फिक्स्ड ही रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। यानी कोई मुझे कहे प्राइस इस पेन के डबल ले लियो, पर फटाफट अभी 2 मिनट में ले आ 2 करोड़ पेन, या कुछ ऐसी उल्टी सीधी फिगर मुझे बोल दी, तो मैं कहाँ से ले आऊँगा? 2 मिनट बाद भी प्राइस तुम इसका जो मर्जी मुझे ऑफ़र कर दो, मेरे गोडाउन में अगर 1000 पेन हैं तो वो 1000 ही रहेंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं दे रहे तुम मुझे कुछ इनपुट बढ़ाने का। तो ये हो गया वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, कोई टाइम नहीं दिया। प्राइस मेरे पेन का मान लो 10 रुपये है, तो भी 1000 पेन रहेंगे, क्वांटिटी ऑफ पेन्स। ये हो गया प्राइस। और अगर तुम प्राइस मुझे 15 दे दोगे तो भी इतना ही रहेगा। तो ये सप्लाई कर्व अटक गया एक जगह पर ही, क्योंकि तुम कह रहे हो अभी के अभी लेके आ, तो ये पॉसिबल नहीं है। माल 1000 ही रहेगा इतने शॉर्ट टाइम में। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये तो था वेरी शॉर्ट, बहुत ही कम टाइम। अब शॉर्ट टाइम पीरियड। तो देखो, ये वाला हिस्सा तो मैंने अभी रफ वर्क के लिए वैसे ही लिख रखा है, अभी मिटा नहीं रहा इसको। मैं यहाँ से आंसर स्टार्ट करता हूँ। शॉर्ट टाइम, यहाँ थोड़ा सा टाइम उन्होंने हमें दिया, बायर ने मान लो कुछ टाइम हमें दिया, और वो इतना टाइम है कि मैं ये तो बढ़ा सकता हूँ। मान लो लेबर चौक चला गया, किसी एजेंट से, कॉन्ट्रैक्टर से लेबर तो मैं ले आया, पर ज़मीनें, मशीनें खरीदने में अभी मुझे और टाइम लगेगा, इतना टाइम मेरे पास अभी नहीं है। तो उसे बोलेंगे शॉर्ट टाइम पीरियड। हेयर वी कैन इंक्रीज प्रोडक्शन, थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं हम प्रोडक्शन, टू सम एक्सटेंट, थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं।
बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर, ये तो बढ़ा लेंगे, बट ये नहीं बढ़ा सकते। वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम टू इंक्रीज फिक्स्ड फैक्टर। लेबर बढ़ा दी पर ज़मीन मशीनें हम नहीं बढ़ा सकते। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टाइम। ये तो नाम से ही लग रहा है लॉन्ग, मतलब बहुत टाइम हमारे पास है, लेबर भी इजीली कहीं से हम इंतज़ाम कर लेंगे और ज़मीन मशीन का भी इंतज़ाम कर लेंगे। तो अगर बहुत टाइम दोगे तो फिर तो हम मैक्सिमम सप्लाई भी कर देंगे। हेयर वी हैव सफिशिएंट टाइम, दोनों बढ़ा सकता हूँ अब मैं। फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर। सो प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज टू मैक्सिमम एक्सटेंट। अब तो हम बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन। तो कंक्लूजन, ये सारी जो बातें ओरल बोल रहा हूँ वो भी पॉज करके लिख सकते हो। तो कंक्लूजन ये रहा, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतनी ज़्यादा हम अपने इनपुट्स बढ़ा लेंगे और हम सप्लाई क्या कर सकते हैं, ज़्यादा। तो एक ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इसको करने के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने बोला था कि डिमांड वाला टॉपिक आना चाहिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पहले सारे न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, वो मेथड सारा वहाँ समझा रखा है। तो दोबारा यहाँ सारा समझाना टाइम वेस्ट है, क्योंकि वहाँ एक बार आप समझ लोगे तो ये फटाफट हो जाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ वो वीडियोस देख रखी हैं, उसके बाद सिर्फ हल्का सा चेंज यहाँ क्या है वो देखते हैं। इलास्टिसिटी का वहाँ फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वहाँ पर यहाँ कर दो बस सप्लाइड, बाकी सेम है। और दूसरा फॉर्मूला था वहाँ पे P/Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। ये फॉर्मूला वहाँ पर भी यही था, यहाँ पर भी यही है। फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे जो डेल्टा Q था वो था क्वांटिटी डिमांडेड वाला, यहाँ Q है क्वांटिटी सप्लाइड वाला। बाकी सब चीज़ें सेम है। P मतलब ओल्ड प्राइस, Q ओल्ड क्वांटिटी, अब यहाँ सप्लाइड हो गई। डेल्टा Q न्यू माइनस ओल्ड Q, डेल्टा P न्यू माइनस ओल्ड P यानी प्राइस। तो फॉर्मूले सारे के सारे सेम है, शॉर्टकट भी जो बताया था वो भी सेम है। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में देखो तो PQR, P पहले Q नीचे, इनटू डेल्टा लगा के उल्टा, और डेल्टा होता है न्यू माइनस ओल्ड, उल्टा नहीं कर देना, ओल्ड माइनस न्यू। इसको भी देख सकते हो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में KLMNO, N पहले O बाद में। तो ये शॉर्टकट्स वही हैं जो मैंने डिमांड में बताए थे इलास्टिसिटी के, सेम फॉर्मूलाज हैं, बस एक फ़र्क रहेगा यहाँ, वहाँ इलास्टिसिटी का आंसर माइनस आता था क्योंकि वहाँ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का नेगेटिव रिलेशन था, पर यहाँ आंसर प्लस आएगा क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाइड अपनी बढ़ाएगा क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है। तो आंसर प्लस, या ये गिरेगा तो ये भी गिरेगा तो भी दोनों माइनस हो गए डेल्टा, तो भी आंसर प्लस। तो ये एक फ़र्क रहेगा। तो फटाफट से कुछ केसेस देख लेते हैं, सेम केसेस हैं जो हम पहले डिमांड में करा था हमने, बस यहाँ माइनस नहीं आएगा। फिर भी एक बार शॉर्ट रिवीजन के लिए मैं कुछ करा देता हूँ केसेस। न्यूमेरिकल्स, मान लो एट प्राइस 10 और क्वेश्चन कह रहा है प्राइस इंक्रीज बाय 300%, फाइंड इलास्टिसिटी
इफ न्यू क्वांटिटी चेंज बाय, मान लो यहाँ है 400, तो करते हैं सबसे पहले तो ओल्ड प्राइस ओल्ड क्वांटिटी निकाल लेते हैं हम। ओल्ड प्राइस 10, ओल्ड क्वांटिटी 100, न्यू प्राइस इंक्रीज बाय 300%, मतलब 10 था उसके अंदर 300% ऑफ 10 जोड़ दो, मतलब 30 जोड़ दो, तो ये आ गया 40 न्यू प्राइस। और न्यू क्वांटिटी चेंज बाय 400, यानी बड़ी होगी प्राइस, अगर इंक्रीज़ है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हुई होगी, तो 400 से प्लस कर दो तो ये आ गया 500। अब आप फॉर्मूला लगा दो इलास्टिसिटी P बाय Q, ओल्ड P ओल्ड Q, डेल्टा Q इसका चेंज न्यू माइनस ओल्ड 400, डेल्टा P इसका चेंज 30। तो ये हम सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, जो आ जाएगा वो आप सॉल्व कर सकते हो इसको। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 2। तो फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं, अब की बार इलास्टिसिटी हमें गिवन है P बाई Q 5/100, डेल्टा Q, न्यू Q को x ले लेते हैं, लेट न्यू Q इज इक्वल टू x, न्यू क्वांटिटी x, तो ये हो गया न्यू माइनस ओल्ड, तो x माइनस ओल्ड है हमारी 100 अपॉन डेल्टा P, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस 1, 6 माइनस 5 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके x आ गया हमारा 120 न्यू क्वांटिटी सप्लाई। जिसने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कर रखे हैं उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा ये करने में। तो देखो इसमें P बाय Q वाला मेथड रहने देते हैं, क्योंकि फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सीधा परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लो, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन प्राइस या क्वांटिटी जो निकालना है, यहाँ चेंज इन प्राइस है तो चेंज इन प्राइस लिख लेंगे अपॉन ओल्ड इंटू 100, तो प्राइस चेंज हुआ 1, ओल्ड था 5 इंटू 100 20%। अब इलास्टिसिटी का दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी 40%, प्राइस 20%, आ गया 2। एक आध और देख लेते हैं इसका। ऐसे क्वेश्चनों में टोटल रेवेन्यू गिवन है, तो मान लो प्राइस था 5 और प्रोड्यूसर को टोटल सेल्स, टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल से जो पैसा आया वो आया 500। अब 5 रुपये का मैं पेन बेचता हूँ और 500 रुपये मेरे पास सेल्स का पैसा आया है रेवेन्यू, तो इसका मतलब मैंने 100 पेन की क्वांटिटी बेची होगी 500 अपॉन 5, और जब 6 रुपये का पेन हो गया तो मेरे पास सेल्स से पैसा आया 720, तो कितने पेन बेचे होंगे 720 अपॉन 6 करके देख लो, ये आ गया 120। अब आप फॉर्मूला लगा दो वही P बाय Q 5/100, डेल्टा Q 20, डेल्टा P 1, तो आंसर आ गया हमारा 1। आगे देखते हैं। डिमांड करने के बाद बहुत आसान लगेगा, अगला टॉपिक फिर वही डिमांड वाला है, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। डिमांड चैप्टर में बता चुका हूँ, डिमांड हो या सप्लाई हो, स्लोप का फॉर्मूला होता है y एक्सिस कितने से चेंज हुआ अपॉन x एक्सिस कितने से चेंज हुआ। यानी कि ये हमारा अगर सप्लाई कर्व है तो मान लो प्राइस चेंज हुआ इतना 10 से 12, क्वांटिटी चेंज हुई मान लो हमारी 4 से 5, 4 से 5,
तो ये 4 है, ये 5 है। तो स्लोप का फॉर्मूला हो गया वाई एक्सिस का चेंज, मतलब चेंज इन प्राइस, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो प्राइस है, अपॉन एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। डेल्टा या चेंज एक ही बात है। तो प्राइस का चेंज 2, इधर 1, स्लोप आ गई 2। और देखते हैं आगे। इलास्टिसिटी का मैंने अभी फॉर्मूला बताया, P बाय क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। और स्लोप का यहाँ पे है फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, यानी इसका उल्टा हो गया, तो 1 अपॉन स्लोप, क्योंकि 1 अपॉन स्लोप होगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, ये आ गया। यही सेम बात मैंने डिमांड में भी बताई थी। इलास्टिसिटी के 5 केसेस के हम डायग्राम देखेंगे, जैसे वहाँ पढ़े थे डिमांड में। मैं बार बार कह रहा हूँ, डिमांड में जो जो बातें हैं सारी सप्लाई में भी वापस हैं। तो फर्स्ट, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। इसके थोड़े से रूल्स अलग हैं। इसका क्या है, अगर ओरिजिन से ग्राफ निकला है तो उसकी इलास्टिसिटी होती है 1। अब इसमें वैसे तो पुराने सिलेबस में हमारे इसके पूरे स्टेप्स की डिटेल होती थी, पर अब न्यू सिलेबस में इसकी डिटेल नहीं है। तो बस इसको इतना ही ध्यान रख सकते हो आप, ओरिजिन से निकले तो 1, अगर इस एक्सिस से यानी वाई एक्सिस से कहीं से कर्व स्टार्ट हो रहा है जैसे ऐसे, तो ये हो गया मोर देन 1। ठीक है, लेवल वही है, प्राइस क्वांटिटी सबके सेम ही होते हैं, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। और अगर वो इस नीचे वाले एक्सिस से यानी जहाँ क्वांटिटी सप्लाइड है और इधर प्राइस, यहाँ से स्टार्ट हो तो ये हो गया लेस देन 1। तो ये हो गए हमारे 3 कर्व। ओरिजिन से 1 लिख सकते हो साइड में। ओरिजिन से इफ कर्व स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू 1, वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है या एक्स को नेगेटिव में आगे जाके काट, देखो एक्सटेंड करने में आगे यहाँ जाएगा नेगेटिव, मोर देन 1, यहाँ से काटे एक्स से तो लेस देन 1। और बाकी जो 2 केस रह गए 0 इनफाइनाइट, वो डिमांड में भी वही थे, सप्लाई में भी वही है। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, मतलब क्वांटिटी एक जगह पर फिक्स हो गई, ओ के ऊपर, ना इधर ना उधर, तो इलास्टिसिटी हो गई 0। क्योंकि इलास्टिसिटी पहली लाइन ही यही थी, क्वांटिटी का कितना परसेंटेज चेंज है जब प्राइस बदले। तो यहाँ तो क्वांटिटी चेंज कर ही नहीं रही, तो इलास्टिसिटी 0। फिफ्थ, इनफाइनाइट, मतलब प्राइस चेंज हो नहीं रहा, क्वांटिटी आगे एक्सटेंड हो रही है, तो इलास्टिसिटी इनफाइनाइट। ये दोनों डायग्राम डिमांड में भी ऐसे ही होते हैं, सप्लाई में भी सेम। ये तीनों अलग हैं, वहाँ अलग डिज़ाइन के थे डिमांड में, यहाँ सप्लाई में अलग लॉजिक है इनका। तो ये हमारा सप्लाई यूनिट भी ख़त्म हुआ। और अगर आप ध्यान से देखो तो जो जो डिमांड में है फटाफट से हमने वही सप्लाई में करा है। वो डाउन डायरेक्शन का कर्व था, ये अप का है, इसीलिए इसको मैंने फास्ट कर दिया, क्योंकि सारी चीज़ें रिपीट ही हो रही हैं, कुछ भी अलग इसमें ऐसा नहीं है, सिवाय वहाँ कंज्यूमर की नज़र से सोच रहे थे, यहाँ प्रोड्यूसर, और डायग्राम की शेप, टॉपिक सारे वही हैं, इलास्टिसिटी के फॉर्मूले भी सारे वही हैं। तो सप्लाई भी ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम, पर वो तभी समझ आएगा जब सारा डिमांड और सारे सप्लाई कंप्लीट कर रखा हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।